Hello my dear students, welcome back to the channel. Today we are going to learn a very important chapter from term 2, that is financial market. See, what is financial market? In simple words, I'll say that financial market is the market which deals in funds only. जो मार्केट में फंड्स का लेन देन हो, जहां पैसे का लेना देना हो, जहां मनी में डील होता हो, जहां कैपिटल में डील होता हो, उस मार्केट को हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल मार्केट। अब होता क्या है कि एक पर्सन ऐसा है जिसके पास सरप्लस अमाउंट है, उसके पास सरप्लस है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। एक पर्सन ऐसा है जिसको पैसे की जरूरत है। अब उन दोनों को लिंक कौन करेगा? हु इज द मीडिएटर बिटवीन सेवर एंड बोरोवर? तो फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक का काम करती है, जहां सेवर और बोरोवर को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है। जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो भी फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, और जिसको जरूरत है वो बोरो करने के लिए भी फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा। सी स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है, जैसे हाउस होल्ड्स हैं, उनके पास थोड़ी सी सेविंग्स एक्स्ट्रा है तो वो बैंक में भी डिपॉजिट करा देते हैं। एक ऑप्शन होता है हमारे पास बैंक, दूसरा ऑप्शन होता है कि हम कोई सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मार्केट से परचेज कर लें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है जहां से हम सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक सेवर है और एक बोरोवर है, एक के पास सरप्लस अमाउंट है और एक को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। उसका लिंक बनाने के लिए फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड द बोरोवर। ये दो पार्टीज हैं, वन इज सेवर एंड वन इज बोरोवर। इसको लिंक करने के लिए जो मार्केट है उसको हमने क्या कहा है? फाइनेंशियल मार्केट। दिस मार्केट ट्रांसफर्स द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी। उन लोगों से पैसा लिया जाता है जिनके पास सरप्लस मनी है, एंड टू दोज, कहां ट्रांसफर हो जाएगा? हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जिसको इन्वेस्ट करने की जरूरत है वो सरप्लस वाला अमाउंट उस तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। सो जनरली क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है जिसके पास सरप्लस अमाउंट है उसको हम बोल देते हैं सरप्लस यूनिट, क्योंकि उसके पास तो एक्स्ट्रा है। और जो दूसरा बिजनेस एंटरप्राइज है जिसको हमेशा फंड्स की जरूरत है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। सो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर्स मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। इस मार्केट का काम क्या है? ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ये जो सरप्लस यूनिट ने मनी प्रोवाइड की थी, ये डेफिसिट यूनिट पे ट्रांसफर कर देने का काम फाइनेंशियल मार्केट का। सो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन सरप्लस एंड डेफिसिट यूनिट्स एंड ब्रिंग्स टुगेदर द बोरोवर्स एंड लेंडर्स। दोनों पार्टीज के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। जो बोरोवर है वो भी वहीं पे जाएगा, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स की नीड्स यहां पर पूरी हो सकती है। और जो लेंडर है जिसे लोन देना है उसको भी सर्च करने की जरूरत नहीं है कि दैट हु विल बोरो द मनी, वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ही जाएगा। तो दोनों को लिंक करने का काम किसका है? फाइनेंशियल मार्केट का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? देखिए काम क्या है एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट का। नंबर वन इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स। ये फर्स्ट वर्ड जो है मोबिलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? ये वर्ड बना मोबाइल से, कि हम अपनी सेविंग्स को मोबाइल कर सकते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, हम उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम कहां गए? फाइनेंशियल मार्केट में। हमने अपनी सेविंग्स को मोबाइल किया और फाइनेंशियल मार्केट ने उसको अच्छे प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज कर दिया। क्योंकि अगर हम सेविंग्स अपने पास ही रख लें तो उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पाता। हमने क्या किया? हमने अपनी सेविंग्स को चैनलाइज किया मोस्ट प्रोडक्टिव यूज के लिए, जहां पे वो सही तरीके से इन्वेस्ट करके वो अमाउंट यूज हो जाएगा। सेकेंड इज फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। किसी भी चीज का प्राइस दो ही चीजों से सेटल होता है, दो ही फैक्टर्स होते हैं उसके, डिमांड एंड सप्लाई। अब जब ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जहां सेवर भी पहुंच गया, बोरोवर भी पहुंच गया, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तो जहां डिमांड सप्लाई का मैच होगा वहां प्राइस अपने आप चीजों के फिक्स होने लगेंगे। तो जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं उनका प्राइस इजीली सेटल हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, क्योंकि वहां सेवर भी आएगा और बोरोवर भी आएगा। थर्ड इज प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स।
हम जब चाहें अपनी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहें कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश। कितनी जल्दी आप चीजों को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपको फाइनेंशियल मार्केट में कंप्लीट लिक्विडिटी मिलती है कि कभी भी आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर लें। एंड द नेक्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल मार्केट में हैं, उसकी कॉस्ट इन द सेंस आपको ये पता लगाना है कि किसी सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, आपको ये पता लगाना पड़ता है कि टाइमिंग्स क्या है, आपको ये पता लगाना पड़ता है कि क्या कॉस्ट होगी, कैसे हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। फाइनेंशियल मार्केट में सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होती है। आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहें, जैसी चाहें, हर समय वहां पे अवेलेबल है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। इनको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके सेगमेंट्स की तरफ। तो चलिए बात करते हैं मार्केट के सेगमेंट्स की। फाइनेंशियल मार्केट 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। वन इज मनी मार्केट एंड द अदर इज कैपिटल मार्केट। अभी हम बात करेंगे सिर्फ मनी मार्केट की। मनी मार्केट क्या है? ये वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करती है। यानी 1 साल के अंदर अंदर जो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी, उन ट्रांजैक्शंस को हम मनी मार्केट का पार्ट बोलते हैं। सो इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। सेकेंड फीचर है इसका नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। मनी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि ये चांदनी चौक इस प्लेस पे है तो मनी मार्केट इस प्लेस पे। मनी मार्केट का कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर वो सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बात है कि जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स हैं, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यानी कि जो भी इंस्टीट्यूशंस फंड्स में डील करते हैं और अगर वो शॉर्ट टर्म में डील करते हैं तो वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड माने जाते हैं। इसलिए इस मार्केट का कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि इसके मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, क्या चीजें हैं जो मनी मार्केट में डील करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉल मनी। कॉल मनी क्या है? ज्यादातर बैंक्स यूज करते हैं कॉल मनी। कभी कभी क्या होता है कि एक बैंक में शॉर्टेज हो जाती है कैश की, उसको अपना मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? दूसरे बैंक से जिसके पास सरप्लस अमाउंट है उससे कुछ टाइम के लिए लोन की फॉर्म में वो ले लेगा, यानी बोरो कर लेगा। तो अब जब लोन लिया है, बोरो किया, तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जो कॉल मनी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं उसको बोलते हैं कॉल रेट। एंड इट इज वेरी वॉलेटाइल रेट। ये बड़ा चेंजेबल रेट होता है। ये आर टू आर, मंथ टू मंथ या डे टू डे वेरिएट करता रहता है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए बैंक्स के लिए दूसरी सिक्योरिटीज ज्यादा चीप है, बल्कि कॉल मनी एक्सपेंसिव है। कॉल मनी में जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम 1 डे का है। ठीक है, लाइक आपने एक बैंक ने फ्राइडे को कुछ मनी बोरो की दूसरे बैंक से, और सैटरडे हॉलीडे है, कोई गैजेटेड हॉलीडे है, एंड संडे इज अ डिक्लेयर्ड हॉलीडे, और 2 दिन का लोन था, तो फ्राइडे एंड मंडे विल बी कंसिडर्ड। इसमें संडेज और अदर हॉलीडेज इंक्लूड नहीं। तो कॉल मनी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट है, 1 डे से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद 1 ईयर तक कभी भी हो सकता है। तो ज्यादातर बैंक्स यूज करते हैं। ओवर द टेलीफोन मार्केट भी इसे कहते हैं, ज्यादातर सारे ट्रांजेक्शन फोन। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हमारा आ जाता है उसके बाद ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स को शॉर्ट में हम टी बिल्स भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल क्या है? आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल्स की हेल्प से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मिल गई, कमर्शियल बैंक से या फिर पब्लिक से। कैसे? क्योंकि ये बिल्स कमर्शियल बैंक में सेल किए जाते हैं। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि गवर्नमेंट को सपोज शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट ने अपना ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई ने जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू किया था वो कमर्शियल बैंक को सेल कर दिया। कमर्शियल बैंक फर्दर उसको पब्लिक के लिए ऑफर करता है। अब मी एज अ पब्लिक, मैं हूं या आप हैं एज अ पब्लिक, हमारे पास सरप्लस फंड है, हम बैंक में जाते हैं और एक टी बिल परचेज कर लेते हैं। सपोज उस टी बिल की वैल्यू, फेस वैल्यू 2 लाख रुपीज है। ठीक है, अब हमें वो बिल डिस्काउंट पे मिलता है, लाइक वी कैन गेट इट एट 1,90,000। तो जब उसका टाइम पीरियड 2 मंथ्स 3 मंथ्स जब भी कंप्लीट होगा, वी विल गेट 2 लाख। तो वो जो 10,000 का डिफरेंस आ गया, दैट इज आवर प्रॉफिट, या आप इंटरेस्ट कह सकते हैं या उसे प्रॉफिट कह सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ कि बहुत कम इंटरेस्ट देके उसको एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग मिल गई।
दूसरा नाम इसका हमने क्या पढ़ा, जीरो कूपन बॉन्ड्स। एक चीज और इसमें ध्यान रखेंगे कि एक तो इसका टाइम पीरियड 14 डेज से 364 डेज है, एक इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो 25,000 या उसका मल्टीपल है, और इसका दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड्स है। ये तीन बेसिक चीजें ट्रेजरी बिल के बारे में। अगला इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट जो है दैट इज कमर्शियल बिल्स। इसको हम ट्रेड बिल भी बोल सकते हैं, इसको हम एकोमोडेशन बिल भी बोल सकते हैं। ये बहुत सिंपल बिल्स हैं जब जो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए बनाता है। दो पार्टीज हो गई, लाइक आपने सपोज किसी से गुड्स परचेज किए, अगर कैश परचेज किए तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाती, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज है तो आपको क्या मिलता है, एक बिल, जो सिंपली आपने अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है, वही बिल है ये। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, एक पार्टी है ड्रॉर, एक है ड्रॉइंग। एक पार्टी दूसरे को बिल बना के दे रही है कि ड्यू डेट पे, एक सर्टेन डेट पे आपको ये चीज पे करनी है। वो सिंपल बिल्स हैं, वो भी तो क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन्स ही है ना, उसका टाइम भी तो 3 मंथ से 12 मंथ्स का होता है। तो उसमें क्या है, कमर्शियल बिल भी हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए है, दैट इज व्हाई इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल पेपर्स, सीपी। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, बिजनेस के इंपॉर्टेंट पेपर्स जिनके बिहाफ पे हमें शॉर्ट टर्म लोन मिल सकता है। इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1990 में, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स क्या चीजें हैं कि जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, वो मार्केट में अपने जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनको भी मॉर्गेज करके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले सकती हैं, तो वो होते हैं कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। कमर्शियल पेपर्स में एक चीज और है, इसको यूज कब किया जाता है, ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी भी है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कमर्शियल पेपर्स को आप किस पर्पज से यूज करते हैं। आप यूज करते हैं उससे फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए। जब भी कंपनी ने नए शेयर्स इशू करने होते हैं ना, तो उसको पहले फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग दोज सिक्योरिटीज। तो वो कॉस्ट को बेयर करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कंपनीज को अमाउंट चाहिए, तो दैट कंपनी यूजेस कमर्शियल पेपर्स फॉर दैट पर्पस। इसका दूसरा नाम है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज क्या होता है, पुल होता है, तो आपको यहां से यहां जाना है, यानी शेयर्स इशू करने हैं और अभी आपको फ्लोटेशन कॉस्ट चाहिए, देन यू कैन यूज कमर्शियल पेपर्स फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है अच्छी कंपनीज की, जिनकी रेपुटेशन है, जिस कंपनी का बैंक में डिपॉजिट है। सपोज मेरी कंपनी है, मेरे बैंक में कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट है। अब मुझे आपके साथ डील करना है, बट यू डोंट नो मी कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आप एक सिक्योरिटी चाहते हैं, तो मुझसे आप क्या मांगेंगे, एक सर्टिफिकेट मांगेंगे कि कोई गारंटी तो हो कि मैं पेमेंट कर दूंगी आपका। तो उसमें क्या है कि बैंक मुझे एक सर्टिफिकेट बना के देगा, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको मैं आपको शो करूंगी और आप शॉर्ट टर्म के लिए मेरे लिए जो भी ऑर्डर्स हैं मेरे, वो गुड्स बना देंगे, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वो चीजें काम आ जाती हैं। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ये कंप्लीट टॉपिक है मनी मार्केट का, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपना कैपिटल मार्केट की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट नाउ। तो चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मनी मार्केट के बाद दूसरा सेगमेंट था इसका कैपिटल मार्केट। जैसे कि हमने मनी मार्केट में अभी अभी पढ़ा दैट मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, तो कैपिटल मार्केट डील करती है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स में। इसमें शॉर्ट टर्म वाले फंड्स इंक्लूड नहीं होते। इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरह की सिक्योरिटीज जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में जाके ही मैच्योर होंगी, ऐसी सिक्योरिटीज यहाँ पे डील होती हैं। इसके फंक्शंस क्या है, फर्स्ट इज एग्जैक्टली सेम, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल वही है कि ये एक लिंक है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में। जो भी सेविंग्स करने वाले लोग हैं, सरप्लस यूनिट्स हैं और डेफिसिट यूनिट्स हैं, उनको लिंक करने के लिए कैपिटल मार्केट है। सेकेंड इज इट डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट में जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं या मीडियम टर्म के लिए हैं। इसमें शॉर्ट पीरियड यानी 1 ईयर तक की ट्रांजेक्शंस इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हमने एक अलग सेगमेंट रखा है मनी मार्केट। देन इट यूटिलाइजेज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन है, जैसे ब्रोकर है, अंडर राइटर है, बैंकर है। इंटरमीडियरीज को वर्किंग ऑर्गन्स कहा गया है कैपिटल मार्केट।
जैसे हमारी बॉडी में जो हमारे हैंड्स हैं वो वर्किंग ऑर्गन्स हैं, इसी तरह से कैपिटल मार्केट बिना इंटरमीडियरी के नहीं चल सकती, इसलिए कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरीज का यूटिलाइजेशन होता है यानी यूज होता है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मार्केट कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन में कंप्लीटली हेल्प करते हैं, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी कंपनीज वहां पे विजिट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिक्योरिटीज ऑफर करती हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट करने की। तो जिसके पास सरप्लस फंड है, जो इन्वेस्टर है, उसको दिखाई देता है कि मैं बहुत सारी अर्निंग यहाँ पे कर सकता हूँ, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। एंड गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कैपिटल मार्केट वैसे तो फ्री मार्केट है, डिमांड सप्लाई पे बेस्ड है, बट स्टिल इट वर्क्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक स्पेशल बॉडी कॉर्पोरेट भी बनाया है इसके लिए, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जितने भी कैपिटल मार्केट्स हैं, वो सब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर ही काम करती हैं। जबकि फ्री मार्केट है, बट रूल्स हमेशा एप्लीकेबल रहते हैं गवर्नमेंट की साइड से। सो दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेगमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी हमने क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट के भी दो सेगमेंट्स हैं, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, वन इज प्राइमरी मार्केट एंड द अदर इज सेकेंडरी मार्केट। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जब एक कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू करती है, जब कंपनी का मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, जब मैनेजमेंट पब्लिक के लिए शेयर्स इश्यू करे, फर्स्ट टाइम इश्यू हो, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज इश्यू हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। एंड जब सिक्योरिटीज सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में जब डीलिंग हो, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट, जिसको जनरली हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। इसमें डील किसके बीच में हो रहा है? कंपनी और पब्लिक के बीच में। इसमें डीलिंग किसमें हो रही है? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, क्योंकि सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है, पहले से कोई इन्वेस्टर उसे परचेज कर चुका है, उसको दोबारा रीसेल करना चाहता है, तो इसमें जो डीलिंग होती है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होती है। बात करें अगर कैपिटल फॉर्मेशन की, तो प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली एक कंपनी पब्लिक को अप्रोच कर रही है। सेकेंडरी मार्केट में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो इनडायरेक्ट है। कैपिटल फॉर्मेशन तो होगा, क्योंकि जब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से डील करेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन तब भी होगा, बट यहाँ पे डायरेक्ट है और यहाँ पे इनडायरेक्ट है। बात करें अगर एंट्री की, तो यहाँ एंट्री क्या है कि सारी की सारी कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी है, सभी कंपनीज प्राइमरी मार्केट में एंटर कर सकती हैं, मतलब कोई भी कंपनी डील कर सकती है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ वही कंपनी डील कर सकती है जिसका स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में नाम हो। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज की, वो ही सेकेंडरी मार्केट में डील कर सकती है। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी है। प्राइमरी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, जबकि सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज का एक फिक्स प्लेस है और लिमिटेड fixed working hours भी है, not limited, these are fixed working hours and fixed place for secondary market, that is stock exchange। यहाँ पे कोई geographical location भी फिक्स नहीं है, और इसमें जो प्राइस है वो कंपनी का मैनेजमेंट फिक्स करता है। लेकिन यहाँ जो प्राइस है वो डिमांड सप्लाई के बेस पे, क्योंकि वो मार्केट है तो वहां पे डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस फिक्स हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन के मेथड्स क्या है। फ्लोटेशन के मेथड्स मतलब किस तरह से, कौन कौन से वेज हैं। अभी मैंने बताया आपको कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को अप्रोच करती है, तो कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड्स हैं फ्लोट करने के, सिक्योरिटीज को इश्यू करने के, डायरेक्टली इश्यू करने के। तो पहला मेथड है उसमें पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस। ये पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस क्या है कि कंपनी सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस समझते हैं आप, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का सारा डिटेल है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके करंट प्लान्स क्या चल रहे हैं, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कब कंपनी का ओरिजिन हुआ था, या आपसे अगर कंपनी पैसा ले रही है तो वो किस पर्पस के लिए ले रही है, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। इसको IPO भी बोला जाता है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर कर रही है कि इतने शेयर्स हैं, ये अमाउंट है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो वो आके परचेज कर सकते हैं। तो पहला मेथड हुआ प्रोस्पेक्टस के थ्रू। सेकेंड इज ऑफर फॉर सेल। इसमें भी कंपनी नेचुरली फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट का मेथड पढ़ रहे हैं हम,
तो सिक्योरिटीज तो फर्स्ट टाइम इशू हो रही हैं, बट ये किसको इशू, जैसे यहाँ तो डायरेक्टली पब्लिक को ही बोल दिया था कि इतने शेयर्स अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पहले हायर किया एक ब्रोकर, कंपनी ने सारे शेयर्स ब्रोकर को दे दिए। लाइक मान लीजिए मार्केट प्राइस शेयर का 10 रुपीज था, कंपनी ने ब्रोकर को 8 रुपीज में ऑफर कर दिया। अब ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि उसे 10 रुपीज पर शेयर मार्केट में सेल करना है। यहाँ पे ब्रोकर को 2 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है, और कंपनी को क्या फायदा हो रहा है कि वो इतने सारे, यहाँ पे कंपनी को एडवर्टीजमेंट देना था, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना था, एक वेटिंग टाइम था कि कब तक पब्लिक सब्सक्राइब करेगी, कब तक सब्सक्रिप्शन होगा, कब शेयर्स इशू करेंगे, तो वो सारी चीजों से कंपनी यहाँ बच गई, सारी कॉस्ट से बच गई, सारी टाइमिंग से बच गई, कंपनी को फंड्स मिल गए, ब्रोकर को प्रॉफिट मिलेगा, धीरे धीरे उसे सेल करता रह जाएगा। तो 2 स्टेप्स में है, कंपनी विल ऑफर द शेयर्स टू ब्रोकर्स एंड ब्रोकर्स विल अल्टीमेटली गिव इट टू द पब्लिक। देन थर्ड इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कंपनी क्या कर रही है कि पब्लिक को ना देकर कुछ इंस्टीट्यूशंस को ही, कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ही अपने शेयर्स इशू करने को बोलती है, जैसे LIC को, GIC को, कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी फंड्स में डील करते हैं, सिलेक्टेड क्लाइंटेज ले लेती है कंपनी। यहां पे भी कंपनी एडवर्टीजमेंट से बची, प्रोस्पेक्टस से बच गई, फंड्स अवेलेबल हो गए, अपने सारे के सारे शेयर्स को कुछ पार्ट्स में सिलेक्टेड क्लाइंट्स को, सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ऑफर कर दिए कि आप परचेज कर ले, उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। फोर्थ आता है राइट इशू, ये होता है एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए, यानी ये नई कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक अधिकार की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो राइट है, ये एक अधिकार है पुराने शेयर होल्डर का। आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको एक प्री एम्प्टिव राइट होता है, इस राइट का नाम है प्री एम्प्टिव राइट, यानी कि जब जब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी, पहले पुराने शेयर होल्डर से पूछेगी कि आपको खरीदने हैं या नहीं। अगर वो खरीद लेता है तो बात वही रह जाती है, और नहीं खरीदता है तब पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं। तो ये बोलते हैं राइट इशू, इसलिए एग्जिस्टिंग कंपनीज का, क्योंकि पुरानी कंपनी के पास ही तो पुराने शेयर होल्डर्स होंगे ना, नई कंपनी के पास तो कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही नहीं है, तो वो राइट किसको देगी। दैट इज व्हाई इट इज एप्लीकेबल टू एग्जिस्टिंग कंपनी ओनली। एंड द लास्ट वन इज EIPO, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। पॉइंट यही है, प्रोस्पेक्टस वाला सारा काम अगर इलेक्ट्रॉनिकली होने लग जाए, ऑनलाइन होने लग जाए, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस है, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है, ऑनलाइन वेटिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन पेमेंट्स हैं, सारी चीजें अगर इलेक्ट्रॉनिक होती हैं ये IPO वाली, देन इट इज कॉल्ड EIPO. So these are the methods of flotation of primary market and it is a very important topic for board point of view. इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से करने हैं, केस स्टडीज भी आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए प्राइमरी सेकेंडरी के, इसके मेथड्स पढ़ लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। So the next topic from this chapter, the next important topic from this chapter is stock exchange now. सिक्योरिटी मार्केट जो है, जो हमारी कैपिटल मार्केट का हमने एक सेगमेंट पढ़ा, सेकेंडरी मार्केट, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो इनकॉर्पोरेटेड यानी रजिस्टर्ड है या नहीं, लेकिन उसका मेन पर्पज वो इस्टेब्लिश किस लिए हुआ, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग मतलब रूल्स चलाना, एंड कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, किस चीज को, इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, उसमें डील करना। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इन चीजों में डील करता है जिसका बेसिक पर्पस इसी चीज को सपोर्ट करना हो, उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कह रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं, फर्स्ट इज इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है अर्थक्वेक को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट। तो उसको कंपेयर किया गया कि अगर आपको अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पता करनी है, कैसे पता चलेगा हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, तेजी है या मंदा है, हमें स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन को देख के पता चल जाता है। इसलिए इसको कंपेयर किया बैरोमीटर से। इसको पल्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहा गया, जैसे बॉडी की कंडीशन पल्स से पता चल जाती है, या इसको इकोनॉमिक मिरर भी बोला गया। लाइक जैसे आप मिरर देखते हो तो आपका एज इट इज रिफ्लेक्शन नजर आता है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज से एग्जैक्टली कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन पता कर सकते हैं, इसलिए इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा गया। सेकेंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अभी कुछ पिछले टॉपिक में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि प्राइसिंग जो है डिमांड और सप्लाई फैक्टर से ही पॉसिबल है। तो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहां हर तरह का इन्वेस्टर अप्रोच करता है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, तो बहुत इजीली सिक्योरिटीज का प्राइस
पता लगाया जा सकता है। इससे इन्वेस्टर को ये फायदा होता है कि उसको उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता चलती है स्टॉक एक्सचेंज। लाइक आपने शेयर्स परचेज किए थे, तो आप कुछ टाइम बाद जानना चाहें कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज से पता चलेगी कि एट प्रेजेंट प्राइस क्या है। दूसरी पार्टी जो क्रेडिटर है, जिसने कंपनी को लोन दिया है, वो देख सकता है कि मैंने जिस कंपनी को लोन दिया है, क्या मेरा लोन साउंड कंपनी को गया है। तीसरी पार्टी हुई गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स इंपोज करना होता है कंपनीज के प्रॉफिट्स पे, तो वो भी प्राइसिंग का ध्यान रखती है। तो प्राइसिंग से तीन पार्टीज को बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पता चलती है, क्रेडिटर को क्रेडिट वर्दीनेस पता चलती है, एंड गवर्नमेंट को अपने टैक्स इंपोज करने में हेल्प मिलती है। थर्ड इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। लिस्टेड इन द सेंस स्टॉक एक्सचेंज ने उन कंपनीज को अपनी लिस्ट में लेने से पहले उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। वो कंपनी साउंड हैं, फ्रॉड नहीं है, इसलिए सेफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी परचेज किए तो आपको लॉस नहीं होगा। सेफ्टी से मतलब है ट्रांजैक्शन सेफ है, कंपनी फ्रॉड नहीं है, कंपनी फेक नहीं है, कंपनी एग्जिस्ट करती है। देन नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया फाइनेंशियल मार्केट में कि बहुत सारी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट स्टैंड फॉर कल्चर हेयर। जब इतनी सारी अट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैंने देखा कि आपने शेयर्स परचेज किए, आपको बेनिफिट हो गया, तो मुझे भी क्या लगेगा, मेरे पास सरप्लस अमाउंट है, मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूं। तो एक कल्चर स्प्रेड हो गया इक्विटी का, इसलिए लिखा है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। देन प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्टॉक एक्सचेंज में हेल्दी स्पेकुलेशन भी अलाउड है। स्पेकुलेशन होता है सट्टा लगाना, मतलब हम अपने अंदाजे से ही तो लगाते हैं कि ये शेयर्स खरीद लें, फ्यूचर में इसका प्राइस राइज हो जाएगा। वो जो हमारी इमेजिनेशन है, ये उसी को स्पेकुलेशन बोले। हेल्दी स्पेकुलेशन है, हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम अपने एस्टिमेट्स के बेसिस पे सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है इसका प्राइस डाउन हो जाएगा तो हम उसे सेल कर देते हैं, बाद में परचेज दिखाते हैं। तो हेल्दी स्पेकुलेशन वहां पे अलाउड है, स्टॉक एक्सचेंज में स्कोप है स्पेकुलेट करने का। एंड देन लिक्विडिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। मींस आप अपनी सिक्योरिटीज को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटीज को डील करता है, सिक्योरिटीज को खरीदता है, बेचने में हेल्प करता है, एग्जिस्ट करता है, सपोर्ट करता है, रूल्स रेगुलेशंस चलाता है, कंट्रोल करता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसके बाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज में हमारा डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे डिपॉजिटरी सिस्टम में। सबसे पहला है एक टर्म डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखता है। जैसे हमारे पास जब सरप्लस मनी होती है तो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कंपनीज के पास जब सिक्योरिटीज होती हैं तो वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन लाइक अ बैंक, डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक, कि यहाँ पे हम या कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखती है। इंडिया में करंटली 2 डिपॉजिटरीज हैं। NSDL फुल फॉर्म है इसका, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड सेकेंड इज CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी हैं जहां पे सभी कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में डील करती हैं वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को होल्ड करके रखती हैं। डिपॉजिटरी जो है, ये जो सिक्योरिटीज है, ये पेपर फॉर्म में नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये संभाल के रखती है शेयर्स को। जैसे बैंक का ट्रांजैक्शन आप मोबाइल के थ्रू कर लेते हैं, इसी तरह से जब सिक्योरिटीज में डील करना हो तो डिपॉजिटरी से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा टर्म है हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, DP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसको आप ब्रोकर भी कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं। ही इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। जैसे इन्वेस्टर है, लाइक मुझे इन्वेस्ट करना है या आपको इन्वेस्ट करना है, तो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन सिर्फ DP से ही होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से होगा। हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकते। ये एक सिस्टम है
आप ऐसे लेयर्स में समझ के चलिए इसको। जैसे कंपनी है, कंपनी ने सिक्योरिटीज रखी डिपोजिटरी के पास, डिपोजिटरी डील करेगा डीपी यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, और वो डीपी डील करेगा हमारे साथ यानी कि इन्वेस्टर के साथ। तो इन्वेस्टर यानी हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे सिर्फ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से। ये पार्टिसिपेंट हमारे बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करेगा डिपोजिटरी से, एंड डिपोजिटरी का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? कंपनी के साथ है। कंपनी की सारी जो सिक्योरिटीज है वो कहाँ होल्ड पे रखी हैं? डिपोजिटरी के पास। तो हम लोग जो हैं डीपी से बात करते हैं। तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हुआ? जो कि एक एजेंट है कंपनी का, जिसके साथ इन्वेस्टर का डील होता है। देन एक टर्म आएगी डीमैट अकाउंट, जिसको हम डीमैटेरियलाइजेशन भी बोलते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब हम शेयर्स परचेज करते थे तो वो हमें पेपर फॉर्म में मिला करते थे। अब पेपर वर्क में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो उस समय थी, लाइक चोरी हो जाना, ठीक है, पेपर्स डिस्ट्रॉय हो गए, गुम हो गए, कुछ भी पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इसको दूर करने के लिए उसको डीमेटेरियलाइज कर दिया गया, सिस्टम चेंज कर दिया गया, इसको कर दिया गया ऑनलाइन सिस्टम। अभी क्या होता है कि एज ए इन्वेस्टर मैं एक अकाउंट ओपन करूं, ऑनलाइन अकाउंट, जिसको हम बोल देते हैं डीमैट अकाउंट। किसके पास ओपन किया जाएगा? डीपी के पास, क्योंकि हम तो डायरेक्ट यहां नहीं जा सकते, हम तो डील कर रहे हैं डीपी के साथ। तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब मैं अगर 10 कंपनीज के शेयर्स एक साथ खरीदना बेचना चाहूं तो मेरे एक सिंगल अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट जो है दैट इज कॉल्ड डीमैट अकाउंट। इसका नाम डीमेटेरियलाइजेशन क्यों है? क्योंकि मटेरियल फॉर्म को खत्म कर दिया गया। वो जो शेयर से फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में, उसको फिनिश करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आया गया। उस अकाउंट को हमने नाम दिया डीमैट अकाउंट। ठीक है, ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे हम सिंगल अकाउंट में भी हम सारी सिक्योरिटीज को अपने होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद एक टर्म है इशूइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, एंड इन्वेस्टर कौन है? जिसके पास सरप्लस अमाउंट है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है। ये 5 पार्टीज हैं जो डिपोजिटरी सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ट्रेडिंग के प्रोसेस में यूज होते हैं। तो प्रोसीजर बड़े आराम से समझ आ जाएगा जब आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे। फिर से मैं एक बार बता दूं, कंपनी विल डील विद डिपोजिटरी, डिपोजिटरी विल डील विद डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट विल डील विद इन्वेस्टर। ठीक है, इस तरह से लेयर वाइज ये सिस्टम चलता है। नोट डाउन कीजिए इसको। सो ये सारे टर्म्स क्लियर करने के बाद चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्रोसीजर की ओर। इसको बहुत ही शॉर्ट वे में करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर के टर्म्स हमने पढ़ लिए। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप आप स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक ब्रोकर। ब्रोकर कौन है? जो अभी हमने पढ़ा एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना। आपको एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल मार्केट बिना इंटरमीडिएरी के नहीं चलती। आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट डिपोजिटरी को अप्रोच नहीं कर सकते। तो इसलिए आप कहाँ अप्रोच करेंगे? सबसे पहले ब्रोकर के पास। ब्रोकर कौन है? कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो सेबी ने रजिस्टर किया है कि ही इज वर्किंग एज अ ब्रोकर इन द स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलेंगे डिपोजिटरी में। ये अकाउंट कौन खोल के देने वाला है आपको? यही डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ये जो ब्रोकर है जिसकी हमने बात की, ये आपका अकाउंट ओपन करेगा। कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट। अभी अभी हमने पढ़ा डीमैट अकाउंट क्या है? द अकाउंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपोजिटरी क्या पढ़ा हमने अभी? एक बैंक है जहां पे कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखती हैं। तो उस बैंक में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट खुलने वाला है जो कि ब्रोकर ओपन करके देगा। इंडिया में 2 डिपोजिटरीज अभी अभी हमने पढ़े, वो इस पॉइंट में आपको मेंशन करने हैं, NSDL एंड CDSL। उसके बाद जब आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्लेसिंग द ऑर्डर। अब आप बताओगे तो अपने ब्रोकर को अकाउंट खुलने के बाद कि मुझे कौन सी सिक्योरिटीज परचेज या सेल करनी है। ऑर्डर जो है आपका बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आप कंपनी का नाम भी बताइए, जैसे सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके आपको इक्विटी शेयर्स यानी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज भी आपको बतानी है। इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स खरीदने, नंबर ऑफ शेयर्स बताने, किस प्राइस पे खरीदने वो बताना है। मीन्स द ऑर्डर शुड बी स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि बस कह के छोड़ दिया कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेना, ना तो ये बताया कौन से और ना किस प्राइस पे।
और ब्रोकर को पता ही कुछ नहीं है, तो बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर आपको यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद काम शुरू होता है ब्रोकर का, वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स वो नोट डाउन करेगा आपका नाम, आपका एड्रेस, आपसे वो क्या ब्रोकरेज क्या कमीशन चार्ज करना चाहता है, वो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करेगा, उसमें सारी चीजें वो मेंशन करना शुरू कर देगा, सारी चीजें, नेम, एड्रेस, कंपनी, शेयर्स, आपने क्या ऑर्डर किया, आपसे वो क्या कमीशन लेगा, वो सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट नोट में यहाँ पे नोटिस करके रख लेगा। फिर उसका काम क्या शुरू होगा, स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स आपने खरीदने के लिए बोले हैं तो वो खरीदेगा और उसका पेमेंट करेगा। वो जो फर्स्ट डे का काम है दैट इज पे इन डे, और जब वो आपको अकाउंट में एंट्री दिखा देगा उसको बोलते हैं पे आउट डे। ठीक है ना, यहाँ ब्रोकर का काम शुरू होता है कि अगर आपने उसके शेयर्स खरीदने के लिए बोला है तो वो आपके बिहाफ पे पे करता है, या आपने बेचने के लिए बोला है तो आपके बिहाफ पे वो रिसीव करता है। उसके बाद वो करके देगा आपको सेटलमेंट। सेटलमेंट दो तरह से होती है, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट एंड फॉरवर्ड सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट मतलब जो उस समय प्राइस है वहीं पे सेटल हो गया, इतने के शेयर्स हैं, ये प्राइस है, यहाँ पे सेटल हो गया। ऑन द स्पॉट में बिल्कुल एट द टाइम ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फॉरवर्ड जो सेटलमेंट है उसमें एक T+2 रोलिंग सिस्टम चलता है। T+2 मीन्स ट्रांजेक्शन प्लस 2 days। लाइक जो ट्रांजेक्शन मंडे को हुआ है इट विल गेट सेटल्ड बाय वेंसडे, ठीक है ना, 2 दिन का टाइम। और दिन बढ़ाना चाहे तो पहले से मेंशन करें, T+5, T+7, T+9 रोलिंग सिस्टम चलता है कि आप कितने दिन में सेटलमेंट करना चाहते हैं। उतने दिन कंप्लीट होने के बाद जो भी प्राइस होगा उस पर वो ट्रांजेक्शन अपने आप सेटल हो जाएगी। सो दिस इज बेसिकली द ट्रेडिंग प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है जब आप स्टॉक एक्सचेंज से डील करते हैं। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर। So moving towards the next topic which is very important again, SEBI, Securities and Exchange Board of India। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसका फुल फॉर्म लिखते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो बहुत ध्यान से लिखेंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में, लेकिन इसको लीगल स्टेटस मिला था 1992 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हेन सेबी वाज एस्टेब्लिश, तो आप कंप्लीट आंसर लिख दीजिए, कोई भी नहीं कट कर पाएगा। आप लिखिए it was established in 1988 but it got legal status in 1992। तो दोनों बातें सही हैं, कहीं पे भी कट नहीं होगा आपका आंसर। लेकिन सेबी का काम क्या था, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, तब इसको सिर्फ ऑब्जर्व करने की पावर्स दी गई थी। इट वॉज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग, जैसे वॉच डॉग होता है ना, सिर्फ निगरानी करता है, तो कंट्रोल इसके हाथ में नहीं था। ये केवल निगरानी करने के लिए कि सारे स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरह से वर्क करते हैं उसको एज अ वॉच डॉग छोड़ दिया गया। तो फिर धीरे धीरे पता चला कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए 1992 में इसको लीगल स्टेटस दिया गया। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका एक परपेचुअल सक्सेशन है, ये एक बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है। बेसिकली इसके 3 तरह के फंक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, इसमें से इसके अंदर की टर्म्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के इसके बेसिक फंक्शंस है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, जो कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, एक आम आदमी, एक इन्वेस्टर, उसको बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, तो उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कि किसी का इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए, उसके लिए बनाए गए प्रोटेक्टिव फंक्शंस। दूसरे बनाए गए डेवलपमेंटल फंक्शंस की जिससे स्टॉक एक्सचेंजेस में डेवलपमेंट हो। तीसरे फंक्शंस है रेगुलेटरी फंक्शंस, ताकि सब लोग, जितने भी लोग स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो ब्रोकर है, अंडरराइटर है, बैंकर है, किसी भी मैनर में जुड़ा है, उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल्स में रहना है, तो वो रूल्स रेगुलेशंस वाले फंक्शंस इस कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शन इसका प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग क्या है कि कभी कभी जो ब्रोकर्स हैं वो जानबूझ के प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं, जानबूझ के इन्फ्लेट करके दिखाना यानी बढ़ाकर दिखाना, या डिफ्लेट करके कम करके दिखाना, ताकि एक नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको पता नहीं चलेगा और वो इन्वेस्ट कर देगा। तो अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है तो सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस रिगिंग को प्रिवेंट करता है, बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। सेबी का फंक्शन है इस चीज को प्रोहिबिट करना, इस चीज को बैन करना कि कोई भी इस तरह से ना कर सके। सेकंड, इसमें प्रॉब्लम आती है इनसाइडर ट्रेडिंग। नाउ हु इज इनसाइडर? इनसाइडर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कंपनी से जुड़ा है, जिसके पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कोई डायरेक्टर, कोई कंपनी का एम्प्लॉय या शेयर होल्डर,
कोई भी ऐसा आदमी जो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके पास हो, तो अगर वो कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज करके अपना फायदा करता हो, ऐसी ट्रेडिंग को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और सेबी इस चीज को भी प्रोहिबिट करता है, बैन करता है। अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है तो उसको सिर्फ फाइन या इम्प्रिजनमेंट, इवन जेल भी हो सकती है। ठीक है। तीसरा है इट प्रिवेंट्स फ्रॉड प्रैक्टिसेस। कोई भी अगर फ्रॉड करता है, अनफेयर प्रैक्टिस करता है, तो सेबी उस पर भी बैन लगाता है। एंड इट एडुकेट इन्वेस्टर्स। अब ये एजुकेशन कैसे मिलेगी? जो न्यूज़पेपर्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे, उसमें कंपनी की बैलेंस शीट पब्लिश होती है ताकि इन्वेस्टर उसके कंपनी के बारे में जान सके। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं, बहुत सारे पेम्फलेट्स हैं, सेबी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, गाइडेंस आती हैं, ताकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले डिसाइड कर सके। तो ये सारे के सारे फंक्शंस इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फंक्शंस की कैटेगरी में रखा है। दूसरे आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग किसकी? इंटरमीडियरीज की। कैपिटल मार्केट तो बिना इंटरमीडियरीज के नहीं चल रही थी, तो जो ब्रोकर है, अंडरराइटर, सबको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छे से डील कर सके। इससे डेवलपमेंट हुआ स्टॉक एक्सचेंज का। देन इंटरनेट ट्रेडिंग की परमिशन भी सेबी ने ही दी। ये जो ऑनलाइन हमने डीमैट अकाउंट पढ़ा है, पहले सारा फिजिकल फॉर्म में था, अभी वो ऑनलाइन अकाउंट हो गया है। तो ये इंटरनेट ट्रेडिंग की परमिशन कहाँ से आई? सेबी की तरफ से आई। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी कंपनी के शेयर्स डील कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए डेवलपमेंटल फंक्शन में आया। एंड अंडर राइटिंग का जो ऑप्शन है, अंडर राइटिंग मीन्स जब किसी कंपनी के शेयर्स सेल ना होते हो, वो किसी बैंक को या किसी इंडिविजुअल को अंडर राइट यानी कम प्राइस पे सेल कर दे अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो ये ऑप्शन भी सेबी नहीं दिया, पहले ये ऑप्शन नहीं था। इससे भी डेवलपमेंट हुआ कि कंपनीज जो हैं उनको इजीली फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं अंडर राइटिंग के थ्रू। तीसरे आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस, जिनको हम रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं। सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। कोड ऑफ कंडक्ट मींस हाउ टू बिहेव, इन्वेस्टर के साथ कैसे डील करना है। सारे इंटरमीडियरीज को ये ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट फिक्स है, किस तरह से काम करना है। अगर वो उस तरह से नहीं करते तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल होती है। देन प्राइवेट प्लेसमेंट एक टॉपिक पढ़ा हमने प्राइमरी मार्केट के फ्लोटेशन, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कंपनी जो है पब्लिक को शेयर्स ना देके सिलेक्टेड क्लाइंट्स को दे देती है। तो ये ऑप्शन भी सेबी ने दिया। ये भी एक रूल है कि आप सिलेक्टेड क्लाइंट को दे दो, तो सारे 100% शेयर्स नहीं दे सकते आप, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स आप सिलेक्टेड क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ये रूल्स में आती है बात। रजिस्ट्रेशन सभी का सेबी में होता है, चाहे कोई किसी भी मैनर में स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हो, कोई एम्प्लॉय हो, कोई अंडरराइटर हो, ब्रोकर हो, सब ब्रोकर हो, एजेंट हो, शेयर ट्रांसफर करने का एजेंट हो, सबका रजिस्ट्रेशन सेबी से है। एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को टेक ओवर करना चाहती हो, ठीक है ना, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो दूसरे को अपना नाम देके परचेज कर लेती हैं, मर्ज हो जाती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं, उनके रूल्स सेबी फ्रेम करता है। एंड ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स चेक करना। सेबी को इतनी पावर्स हैं कि वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट्स चेक कर सकता है। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है। तो ये सारे रूल से रिलेटेड फंक्शंस थे। सो दीज आर कॉल्ड रेगुलेटरी फंक्शंस। तो आई होप आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे बेटा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। बाकी सारे चैप्टर्स के भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सब में 1 शॉर्ट रिवीजन है, थोड़ा थोड़ा टाइम है और पूरा चैप्टर डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।